So welcome to you all once again. हम चैप्टर 6 पार्ट 3 को अभी शुरू करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर 16 इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। चैप्टर 16 को हम शुरू करने वाले हैं और पार्ट 3 इंशाल्लाह हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो तकरीबन जो बैकग्राउंड हमने देखा उसी से मिलता जुलता है। रोशैया कमेटी बनाई गई थी, वहां से हमको देखना था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कौन कौन मेंबर्स है कमिटीज में। इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। परसों हाल में भी जो ग्रुप हम हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को, तो उसमें भी सरकारी या कमीशन की जो मेंबर्स थे उनके बारे में सवाल पूछा गया था। तो इन चीज़ों को काफ़ी मसावती इम्तिहान के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को माना जाता है। तो शुरू करते हैं रोशैया कमेटी से, वहाँ पे हम रुक गए थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो रोशैया कमेटी एक्चुअली क्या था कि इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें तो मई 2008 बाई इलेक्शंस हुए थे, जो 16 टीआरएस के एमएलए और ओके एमपीस और 3 एमएलसी इन लोगों ने जो रेजिग्नेशन दिया था, तो उसके जिम्मन में बाई इलेक्शंस हुए थे। मार्च में रेजिग्नेशन दिया था तो बाई इलेक्शंस हुए थे। तो बाई इलेक्शंस में तकरीबन टीआरएस को तकरीबन हार का सामना करना पड़ा था। 9 एमएलए हार गए थे, सिर्फ 7 एमएलए बचे थे अभी। उसके बाद एमपी सिर्फ 2 बचे थे। जिस वक्त 2004 का इलेक्शन हुआ था तो 5 एमपीस थे, वो 5 जाके अभी सिर्फ 2 बचे थे। तो इन हालात में, क्योंकि मई 2008, अब ये क्योंकि जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई थी कि अब कहीं का तेलंगाना, लोग तेलंगाना चाह रहे ही नहीं। टीआरएस पार्टी बाई इलेक्शन में 2008 में काफी बुरी तरीके से हार गई। इन अफवाहों को उस वक्त की जो अलहदा तेलंगाना रियासत के जो मुखालिफिन सियासी जमातें थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने इस तरीके से बात करना शुरू कर दिया और कहीं का तेलंगाना और कहाँ का तेलंगाना, हमने डेवलपमेंट कर दिया, लोग तेलंगाना नहीं चाह रहे। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या बोलते हैं, सोचनी चाहिए या समझनी चाहिए। पार्टी इलेक्शन, अगर टीआरएस पार्टी के इलेक्शन हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि अवाम इलेक्शन अलहदा तेलंगाना रियासत को नहीं चाह रही। ओके, हाउ कैन यू कोरिलेट, हम कैसा इस चीजों को कैसे मिलाप कर सकते। ओके, टीआरएस पार्टी इलेक्शन हार गई वो एक अलग पॉलिटिकल सिनारियो है, लेकिन लोग तेलंगाना नहीं चाह रहे ये कह देना ये बिल्कुल गलत है। हालांकि लोग तेलंगाना चाह रहे थे और वही हुआ। 2000 मई 2008 का जो इलेक्शन का जो नतीजा है, तेलंगाना, लेकिन उसके बावजूद भी ओके लोगों के अंदर तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर तेजियां देखी गई थी। लोग चाह रहे थे कि अलहदा तेलंगाना रियासत बने। इन हालत में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने ये सोचा कि एक तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातों को लेकर अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाए जाने पर ओके जांच करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी को का गठन किया जाना चाहिए, कमेटी को बनाया बनाया जाना चाहिए। ऐसा वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उस वक्त उनके जहन में वो बात आई थी। तो उसी का नतीजा था, कि 12 फरवरी 2009 को वाईएस राजशेखर रेड्डी ने एक अनाउंसमेंट दिया। ओके, तो ये अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट क्या था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, बोथ द हाउसेस, मतलब असेंबली और काउंसिल दोनों को मिलाकर, दोनों के अरकान को लेकर, मेंबर्स को लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसके सदर फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के वाइस राजशेखर रेड्डी सरकार जब चल रही थी तब फाइनेंस मिनिस्टर रोशैया हुआ करते थे। तो रोशैया की सदारत में एमएलसी और एमएलएस दोनों को लेकर मेंबर्स बनाकर एक कमेटी बनाई जा रही है अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। ओके, तो इस तरीके से वहां पे अनाउंसमेंट हुआ था और 4 मेंबर्स तेलंगाना से लिए गए थे, 3 लोग कैसो आंध्रा से लिए गए थे। तो एक अकबरुद्दीन अवैसी भी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो एमआईएम के पार्टी के फ्लोर लीडर है असेंबली, तो इनको भी उस कमेटी में, रोशैया कमेटी में मेंबर रखा गया था। तो यहाँ पे एक बात जो के देखने की थी कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर जितने भी लोग उस वक्त उस कमेटी में शामिल हुए थे वो पूरे कांग्रेस के थे, वो पूरे कांग्रेस के थे। उसकी वजह ये थी कि टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी ने उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे रमाकांत रेड्डी, ओके, उनसे कैसे एक लेटर लिखा था, उनसे गुजारिश की थी कि हमको इस कमेटी का मेंबर्स के तौर पे, क्योंकि चेयरमैन तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके थे रुशैया, इस कमेटी में हमारी सियासी जमातों से किसी अरकान को भी, किसी मेंबर को भी उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आप कमेटी बना लो, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे एमएलए को, हमारे एमएलसी को कैसे आप
उसके अंदर मेंबर मत रखो, ऐसा उन्होंने गुजारिश की थी, टीआरएस, सीपीए, सीपीएम, बीजेपी, इन सब लोगों। तो उसका नतीजा ये निकला कि किसी को किसी अदर पार्टी के एमएलए एमएलसी को क्या सो मेंबर्स में नहीं रखा गया। रोशैया वैसे भी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अनाउंस हो चुके थे। तो इसमें मेंबर्स कौन है देखिए, रामकृष्ण, गीता रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पद्मा राजू, शेख हुसैन, अकबरुद्दीन अवैसी। ओके, तो ये अकबरुद्दीन अवैसी, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, गीता रेड्डी, ये तेलंगाना से, बाकी के तीन जो थे वो आंध्रा से, 4+3। ओके, तो 4+3, 4 तेलंगाना से, 3 आंध्रा से। ओके, तो पूरे कांग्रेसी थे, एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो एमआईएम से ताल्लुक रखते थे। ओके, मतलब ये 6 कांग्रेसी और एक एमआईएम, राइट। बाकी दीगर जो सियासी जमातें थी, उनके अरकान को, उनके एमएलए एमएलसी को तो लिया नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने खुद उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से वो रिक्वेस्ट की थी, राइट। बहरहाल, तो 4 मार्च 2009 को, ओके, कमेटी किन किन चीजों के ऊपर क्या बोलते हैं जांच करेंगी, एग्जामिन करेंगी, वो 4 मार्च 2009 को कैसो वो डिटेल्स कैसो फराम किए गए थे, राइट। अनाउंसमेंट कब हुआ था ये कमेटी का, पहले पिछले मैं बता चुका हूं आपको, 12 फरवरी 2009 को वैएस राजशेखर रेड्डी ने ये अनाउंसमेंट किया था, 12 फरवरी 2009। ओके, तो 4 मार्च 2009 को कैसे ये कमेटी किन किन चीजों पर जांच करेंगी, ओके, उसका क्या है तफसीलात बताई गई थी सरकारी तौर पर। तो वो क्या था देखिए, एक, उन चीजों की जांच करना जो तेलंगाना रियासत, अलहदा तेलंगाना रियासत का सेंटीमेंट यानी जज्बात को फैलाने में, अलहदा तेलंगाना रियासत की चाह लोगों के अंदर उमंग को पैदा करने में किन कौन सी चीज के ऐसे कारबंद हो रही है, उन चीजों को एग्जामिन करना, उसकी जांच करना। दूसरा, तेलंगाना रियासत में यानी तेलंगाना खिते में, उस वक्त तो खैर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना खिते में या तेलंगाना रीजन में मुलाजिमीन के जराए, सरकारी मुलाजिमीन या दूसरे मुलाजिमीन के जराए किस तरीके से है, ओके, क्या है, उस पर भी कैसे जांच करना। और जो तेलंगाना के जो जराए थे, जिसको रिसोर्सेस कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस या जो भी चीजें हो, पानी हो या जो भी चीजें हो, ओके, कोल हो या कोयला हो, जो भी, या माइंस हो, जो भी हो, उन जरायों का किस तरीके से कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा, ओके, इन सब चीजों की जांच करना। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, अगर अलहदा तेलंगाना रियासत अगर बन गई, तो और इस बात को लेकर आंध्रा से जो सेटलर्स आए थे तेलंगाना में, उनके अंदर क्या खौफ है या नहीं, इन चीजों को भी जांच करना इस कमेटी को क्या है सो कहा गया था। इन चीजों पे हैदराबाद में भी, और हैदराबाद को छोड़कर जो दिगर जो 9 अजला थे, 9 डिस्ट्रिक्ट थे, अब तो खैर 33, उस वक्त 9 थे तेलंगाना में। तो इन अजलाओं में भी क्या है सो जो आंध्रा से सेटल होके जो लोग यहाँ पर तेलंगाना में रह रहे, क्या इनके अंदर खौफ का माहौल है, अलग अलहदा तेलंगाना रियासत अगर बन जाए तो बन जाने पर, क्योंकि ये इनसिक्योर यानी गैर महफूज अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, इन चीजों की जांच भी करना क्या सो इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसी तरीके से अगर अलहदा तेलंगाना रियासत अगर बन गई, तो क्या नक्सलेट अपनी गतिविधियां या अपनी सरगर्मियों को क्या बढ़ा देगी तेलंगाना में, इन चीजों को भी जांच करना, एग्जामिन करना, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी उस रोशैया कमेटी को। उसी तरीके से अगर क्या माइनॉरिटीज के अंदर, माइनॉरिटीज बोल तो मुसलमान आ गए, बुद्ध सिख, अगर तेलंगाना रियासत अगर बन गई या बन जाने पर, या इन हालातों पर, या अगर ऐसे हालात अगर पैदा हो गए, तो क्या माइनॉरिटीज के अंदर खौफ का माहौल है, इन चीजों को भी जांच करना इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसी तरीके से क्या रायलसीमा भी अलग रियासत चाह रही है, आंध्रा भी क्या अलग रियासत चाह रही है, और कलिंगा आंध्रा नाम का एक इलाका है, वो आंध्रा में से कुछ इलाका, वो भी क्या अलग रियासत चाह रहे हैं अपने उस एरिया को लेकर के अलग रियासत बनाने को, ये भी क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी कैसे जांच करना, क्या ये डिमांड है लोगों से, लोगों के अंदर क्या ये मांग है, इन सब चीजों की जांच करना इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई। उसी तरीके से अगर अलहदा तेलंगाना रियासत बन गई, तो माइनिंग के शोबे में, कोल माइंस यानी जहां से कोल सिंगरेनिस और रियल एस्टेट, इनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है अलहदा तेलंगाना रियासत अगर बन गई, ओके, तो इन सब चीजों की जांच के लिए भी कैसे रोशैया कमेटी को जिम्मेदारी दी गई। उसी तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो नदियों से जो पानी के खातों से, कृष्णा कृष्णा और गोदावरी से जो पानी तेलंगाना से जो होते हुए नदियां गुजरे, तो इन दोनों आंध्रा और तेलंगाना के बीच में जब रियासत अगर बन गए, अलहदा तेलंगाना रियासत, तो पानी के बंटवारे को लेकर भी क्या है सो कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, इन चीजों की भी जांच के लिए क्या है सो इनको जिम्मेदारी दी गई थी। अलहदा तेलंगाना रियासत बनने के बाद तेलंगाना और आंध्रा के लोगों में भाईचारगी पैदा करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, उन चीजों की भी जांच करने के लिए इस कमेटी को जिम्मेदारी
दी गई थी, वो 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट ये था कि अलहदा तेलंगाना रियासत बनने के बाद आंध्रा और तेलंगाना रियासत में, क्या वो आंध्रा और तेलंगाना दो रियासतें अलग हो जाएंगी, तो बनने के बाद क्या क्या फ्यूचर इनका क्या बोलते हैं आगे इकदाम अपने आप को डेवलप करने के लिए, आंध्रा आंध्रा के डेवलपमेंट और तेलंगाना के डेवलपमेंट को लेकर भी क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या होंगे, इन चीजों की भी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए इस कमेटी को कहा गया था। लेकिन कुछ सियासी उस वक्त जो हालात तेलंगाना और आंध्रा में उस वक्त पैदा हुए, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में जब हालात जो जो नुमाया हुए, उसकी वजह से रोशैया कमेटी ने कभी भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी। दो कमेटी ने खास तौर से अपनी रिपोर्ट कभी पेश ही नहीं की। एक प्रणब मुखर्जी कमेटी जो 8 जनवरी 2005 को बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी कभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी। रोशैया कमेटी जो फरवरी 2008 में बनाई गई थी, वो कमेटी ने भी कभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। खाली कमेटी बना दी गई और इसी तरीके से मुलतवी 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 वक्त को जाया किया गया। और अलहदा तेलंगाना रियासत पे कांग्रेस क्योंकि जब बरसर इख्तियार थी रियासत में भी और मरकज में भी, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो किसी किस्म के उन्होंने इकदाम नहीं किए। कमेटी के नाम पर सिर्फ वक्त को ज़ाया किया गया और अलहदा तेलंगाना रियासत को के प्रोसेस को मुलतवी किया गया। ठीक है? मुलतवी मुलतवी किसी न किसी बहाने से, कमेटियों के बहाने से रिपोर्ट आने दो, इस तरीके से वो मुलतवी करते हैं। अब क्योंकि फरवरी 2009 में वो कमेटी बनी थी, रोशैया कमेटी, और फरवरी 2009, 4 मार्च 2009 को रोशैया कमेटी को जो भी जिम्मेदारियां दी गई थी, ओके, बहरहाल ये किन किन चीजों पे जांच करना है वो। तो उसके बाद देखते देखते फिर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया, 2009 का इलेक्शन आ गया। अब क्योंकि 2009 के इलेक्शन से पहले कुछ पार्टियां तेलंगाना रियासत में 2004 से लेके 2009 के बीच में कुछ पार्टियां फॉर्म हुई थी, तो वो इलेक्शन में उन पार्टियों का जिक्र आता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पार्टियां कैसे फॉर्म हुई और कहाँ पर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नव क्या किसने बनाई थी उन पार्टियों को। ओके, तो सबसे पहले जो पार्टी के बारे में हम देखेंगे वो है नवा तेलंगाना पार्टी। ओके, नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी किसने बनाया था? टी देवेंद्र गौड़ ने बनाया था, टी देवेंद्र गौड़। ओके, देवेंद्र गौड़ टीडीपी के सरगर्म कारकुन थे, सेकंड नंबर चंद्रबाबू नायडू के बाद माने जाते थे। होम मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने काम किया था 9 से लेके 2004 तक। तो 11 जुलाई 2008 को इन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया था कि वो टीडीपी से बाहर निकल चुके थे और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद के लिए मैं तेलंगाना के लिए एक सियासी पार्टी बनाने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया था 11 जुलाई 2008 को। ओके, डेट यहाँ पे आपको दिख रही, अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये डेट्स क्या है, सो ये एकेडमी किताब में नहीं दी गई, तो वो पार्टियों के नेम्स आते तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दे रहा हूँ। तो इसी उसके बाद तो अनाउंसमेंट किया था सिर्फ वहां पर सिर्फ देवेंद्र गौड़ ने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन 27 अगस्त 2008 को निजाम कॉलेज में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग रख के इन्होंने नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी को बनाया था। बनाने के बाद ये खामोश नहीं रहे। 5 अगस्त, ओके, 5 अगस्त 2008 से लेके 2 अक्टूबर 2008 तक तकरीबन इन्होंने तेलंगाना का दौरा किया। 56 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, ये अपना दौरा ये करते रहे अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, ओके, एजेंडे को लेकर। उसके बाद एक अहम जो था वो 26 अगस्त 2008 प्रजा राज्यम पार्टी को चिरंजीवी ने तिरुपति से बनाया। तिरुपति में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया और वहां से 26 अगस्त 2008 को प्रजा राज्यम पार्टी को चिरंजीवी ने बनाया था पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 26 फरवरी 2009, ये क्या तारीख है? वो तो 26 फरवरी 2009 को, ये जो 27 अगस्त 2008 को क्या बोलते हैं ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट, तो खैर 11 जुलाई 2008 को किया था टी देवेंद्र गौड़ ने, लेकिन 27 अगस्त 2008 को निजाम कॉलेज में उन्होंने बनाया था नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी को। उस नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी को इन्होंने 26 फरवरी 2009 को क्या सो पीआरपी के अंदर शामिल कर दिया था, मर्ज कर दिया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी अब किसमें शामिल होगी? प्रजा राज्यम पार्टी में वो शामिल हो चुकी है। 2005 में विजय शांति ने भी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था, ओके, 2007 में भी विजय शांति ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था तल्ली तेलंगाना पार्टी। ये भी एक सियासी जमात थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। ओके, तो इसकी भी थोड़ी सी तफसीलात देख लेंगे। 2005 में पार्टी बनी थी, लेकिन ओके हुआ क्या कि 30 जनवरी 2009 को वो टीआरएस में कैसे ये पार्टी शामिल हो चुकी थी।
राइट। ओके, तो अब विजय शांति 30 जनवरी 2009 से टीआरएस पार्टी में आ गए थे, क्योंकि उनकी खुद की जो सियासी जमात थी तल्ली तेलंगाना पार्टी, अब वो टीआरएस में शामिल हो गई थी। तो अब हमको जो यहाँ से मिला कि नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी ये पीआरपी में शामिल होगी, पीआरपी कांग्रेस में शामिल होगी। ओके, उसी तरीके से हम टीआरएस में कौन सी पार्टियां मिली, एक तेलंगाना साधना समिति एक और तल्ली तेलंगाना पार्टी टीआरएस में शामिल होगी, राइट। ओके, और एक पीआरपी बना लिए। उसके बाद नागम जनार्दन रेड्डी ने भी अपनी नगरा नाम की एक पार्टी बनाई थी, उसको उन्होंने बीजेपी में शमूलियत कर दी थी, शामिल कर दिया था या मर्ज कर दिया था। ओके, तो ये पार्टीज के कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड थे, थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि आगे ये पार्टियों का जिक्र आता है, इन्होंने क्या क्या 2009 के इलेक्शन में तेलंगाना के ऊपर अपने क्या क्या बातें कही, वो सब तफसीलात आती, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। वो इन बातों को अकेडमिक किताबों में नहीं लिखा गया, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। तो टीआरएस को बहरहाल जो मई 2008 के इलेक्शन में काफी नुकसान हुआ था। सिर्फ 7 एमएलए, 26 एमएलए से सिर्फ इनके पास 7 एमएलए बचे, 5 एमपी से इनके पास सिर्फ 2 एमपी बचे। ओके, तो काफी नुकसान हुआ था। बाई इलेक्शन 2 बार इन्होंने इलेक्शन का सामना किया था। तो इन हालातों में जनरल इलेक्शन आए थे 2009 के। ओके, अब वाईएसआर भी क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ओहदे में थे, फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाह रहे थे, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हैसियत से चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। अब ये मौका देख रहे थे कि टीआरएस को किस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ओके, उस मौके का वो इंतजार कर रहे थे। उसी जिम्मन में चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पे एक चीज आपको चंद्रबाबू नायडू की या टीडीपी की पार्टी के बारे में बता देता हूँ आपको। 18 अक्टूबर 2008, क्योंकि उस वक्त ये टाइम वो टाइम था जब दशहरे का मौका था। ओके, दशहरे का मौका था। चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि हम तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को अगर मरकजी हुकूमत अगर उसका प्रोसेस अगर स्टार्ट करती है, तो फिर हम तेलंगाना के हक में क्या ऐसा वोटिंग करेंगे, हम तेलंगाना बनाने के साथ है, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 18 अक्टूबर 2008 को। पॉलिट ब्यूरो में टीडीपी ने यह डिसीजन लिया, ऐसा उन्होंने कहा था। और एक लेटर भी, मकतूब भी क्या ऐसा प्रणब मुखर्जी और उस वक्त जो कमेटी थी या उस वक्त आपके मरकजी हुकूमत को उन्होंने मकतूब भी रवाना किया। वो 18 अक्टूबर 2008। अब ये याद रखिए, क्यों? क्योंकि टीडीपी काफी कमजोर पड़ चुकी थी, और क्योंकि उनके जो तेलंगाना से, खासतौर से अगर उनको तेलंगाना में सीटें जीतना है, तो उनके जो अहम जो लीडर थे नागम जनार्दन रेड्डी और उसी तरीके से देवेंद्र गौड़ पार्टी से बाहर आ चुके थे, टीडीपी को छोड़ चुके थे। तो इस हालात में आंध्रा में भी इनको जीतना था, तेलंगाना में भी जीतना था सीटें, तेलंगाना की 119 सीटें नशिस्तें। तो यहाँ पर इनको अगर नशिस्तें, अगर एमएलए की सीट जीतना है, तो तेलंगाना, जय तेलंगाना के हक में बात कहनी पड़ेगी, तो उन्होंने वही बात कही। तो इन हालात में टीडीपी भी क्या है सो फिर से इख्तियार में आने के लिए इन्होंने जय तेलंगाना कह दिया था, टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने। प्रजा राज्य पार्टी से जब सवाल किया गया, जब इन्होंने 26 अगस्त 2008 को जब तेलंगाना अपनी प्रजा राज्य पार्टी बनाई थी, तो उनसे सवाल पूछा है तेलंगाना के बारे में आपका क्या ख्याल है, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो उन्होंने कहा सामाजिक तेलंगाना, यानी समाजी तौर पे तेलंगाना अच्छा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सोशल तेलंगाना की उन्होंने बात की। क्या तेलंगाना रियासत के इक़दाम अगर शुरू हो गए तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? वो भी उसमें माने नहीं आते। नहीं करेंगे, वो भी माने नहीं आते। नहीं तेलंगाना या हो तेलंगाना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? साफ तौर पे बोलो। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने दरमियानी जवाब दिया, सामाजिक तेलंगाना बोले। और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किस पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने सामाजिक तेलंगाना की बात कही थी? ओके, तो जितनी भी तेलंगाना में रिया जितनी भी सियासी जमातें थी, जब 2009 का जब इलेक्शन लड़ रही थी, इन्होंने तेलंगाना के हक में क्या है सो इकदाम किए जाने के उन्वान को लेकर अपना एजेंडा बना कर के ऐसा कॉन्टेस्ट किया था। तो इसमें काफी जो सियासी जो लोग थे, दानिश्वर जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन तेलंगाना का सेंटीमेंट को लेकर एक रेफरेंडम बनेगा। ये इलेक्शन में आगे तेलंगाना बनेगा या नहीं बनेगा, ये इलेक्शन ही उसकी उसको तय करेगा, ऐसा सियासतदान के ऐसा जो दानिश्वर जो लोग हजरात थे, उनका ये मानना था। काफी सियासी जो माहौल था काफी सरगर्म हो गया था। टीडीपी उस वक्त जिस जिस वक्त ये 2009 में इलेक्शन आए, ओके, उस वक्त तक देवेंद्र गौड़ नवा तेलंगाना पार्टी बना चुके थे। यहाँ डेट नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको अभी शुरुआत में बैकग्राउंड में बोल दिया। वो डेट क्या थी? 27 अगस्त 2008। ओके, को इन्होंने निजाम कॉलेज ग्राउंड में कैसे पार्टी को बनाया था। हालांकि इसका ऐलान इन्होंने कब किया था? जुलाई 11 2008 को इसका ऐलान किया था। बहरहाल बाद में विजय शांति की जो तल्ली तेलंगाना पार्टी थी, ये भी मर्ज हो चुकी थी टीआरएस में। वो डेट क्या थी? 30 जनवरी, ओके, 2009।
ओके, तो अभी टीआरएस पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, और नवा तेलंगाना पार्टी तो खैर वो तो बाद में प्रजा राज्य में मिल चुकी थी, वो डेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यानी देवेंद्र गौड़ प्रजा राज्य पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन को लड़ेंगे। ओके, तो ये पॉलिटिकल ये इलेक्शन जो जिस हालत में उस वक्त चल रहा था, तो यहाँ पे जो मुस्तकबिल यानी जो चिरंजीवी का फ्यूचर, वाईएसआर का फ्यूचर, चंद्रबाबू नायडू का फ्यूचर और केसीआर का फ्यूचर, यही इलेक्शन कैसा अपना फैसला सुनाने वाला था कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा सियासी क्या बोलते हैं फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में इनका फ्यूचर क्या होगा। चिरंजीवी, वाईएसआर, चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, क्योंकि उस वक्त के अहम लीडर्स थे। क्योंकि उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, तो केसीआर तेलंगाना से, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर वो तो खैर आंध्र से ताल्लुक रखते थे, तो चिरंजीवी भी आंध्र से ताल्लुक रखते थे। बराबर उस वक्त क्योंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, तो बराबर अब इन्होंने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी थी, किसी भी हालत से इलेक्शन को जीतना है इन चीजों को लेकर। तो उसी जिमन में, क्योंकि मैं आपको पीछे बैकग्राउंड भी बता चुका, मई 2008 में टीआरएस पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। ओके, जो 7 सीटें एमएलए की बची थी, वैसे इनके हाथ में आई थी, बाकी पूरे तो हार चुके थे। तो जुलाई 2008 की बात है, चंद्रबाबू नायडू ने, ये मई 2008 के इलेक्शन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर से एक बात कही थी के साथ मिलकर तेलंगाना के लिए काम करेंगे। ओके, तो केसीआर ने कहा कि अब मैं आपके साथ काम करना सिर्फ एक ही शर्त है कि आप तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को आप सपोर्ट करें, हामी भर दें। ओके, ऐसा उन्होंने कहा था। चंद्रबाबू भी मान गए थे, क्यों? क्योंकि वो हालात जो पैदा हुए थे, इनके मेन मेन पार्टी लीडर्स जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे वो छोड़कर जा रहे थे इनको, और तेलंगाना में इनको अपनी पार्टी मजबूत करना है, तो एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तेलंगाना सेंटिमेंट को लेकर क्या बोलते हैं, जीत दिला सकता टीडीपी को तेलंगाना में। तो ये हालात में चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी ने जो कहा तेलुगु जाति वैभवम, ये एक तेलुगु वर्ड है, यानी तेलुगु यानी आंध्रा भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया, तेलंगाना में भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया, तो तेलुगु जाति वैभव इनकी क्या बोलते हैं वैभवों को अगर मैं कहूँ, तो बहरहाल इस स्लोगन को लेकर ये इलेक्शन में उतरे थे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, दशहरा फेस्टिवल के वक्त चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि पॉलिट ब्यूरो में हमने एक डिसीजन लिया, क्योंकि जो भी टीडीपी जो भी डिसाइड करती थी वो पॉलिट ब्यूरो में ही उसका डिसीजन लिया जाता था। तो पॉलिट ब्यूरो में हमने डिसाइड कर दिया कि हम तेलंगाना को सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने एक ऐलान कर दिया था दशहरा, लेकिन यह डेट नहीं दी गई। मैं आपको बोल चुका हूँ, वो 18 अक्टूबर 2008 की बात, राइट। तो तेलुगु देशम पार्टी ने जब इलेक्शन में जब का सामना जब करे थे, इन्होंने कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को सपोर्ट करते हैं, हम तेलंगाना रियासत की आवाम के जो ख्वाहिशात हैं या एस्पिरेशन है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसको उसकी हम इज्जत करते हैं, और तेलंगाना रियासत बननी चाहिए, ये तारीखी जरूरत है, हिस्टोरिकल नेसेसिटी उन्होंने कहा, तारीखी जरूरत। ओके, चंद्रबाबू नायडू ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तारीखी जरूरत, हिस्टोरिकल नेसेसिटी। ओके, ये हालात टीडीपी अब किसी भी हालत में कैसे इख्तिदार में आना चाह रही थी, उधर आंध्र में भी सीटें जीतना चाह रहे थे, इधर तेलंगाना में भी सीटें जीतना चाह रहे, राइट। ये सब हालात के चलते चलते हुए, राइट, तो अलहदा तेलंगाना रियासत जो 3 साल तक टीडीपी ने कभी अलहदा तेलंगाना रियासत के ऊपर सपोर्ट ही नहीं किया, अब सडनली उन्होंने अपना क्या बोलते हैं नजरिया चेंज कर दिया और कहा कि हम तेलंगाना के साथ है। ओके, 3 साल यानी 2004 से ये मुहिम चल रही, मैंने इलेक्शन के बाद से जो भी शुरू हुआ, ये खामोश रहे। कई कमिटीज बनी 2005 में, जब पूछा गया कि आप तेलंगाना रियासत को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं, तो प्रणब मुखर्जी कमेटी ने जब लेटर लिखा, कोई किस्म का जवाब नहीं दिया। 3 साल के बाद यानी 5, 6, 7, 8 3 साल के बाद अपना नजरिया इन्होंने बदला और अलहदा तेलंगाना रियासत को टीडीपी ने सपोर्ट किया। पहला, चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से अपनी चाणक्य वाली जो नीति के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने महाकुटुंबी बनाई, किन किन को लेकर महाकुटुंबी बनाई? टीडीपी खुद, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम। ओके, महाकुटुंबी को बनाई इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, और जयशंकर ने इस महाकुटुंबी में यानी टीडीपी का साथ टीआरएस देगी इस नजरिए को। ओके, जयशंकर साहब, प्रोफेसर जयशंकर साहब ने भी क्या सो एक अहम रोल अदा किया था, और टीआरएस से ये कहा था कि आप टीडीपी की महाकुटुंबी में शामिल हो जाए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कैसे तेलंगाना के इशू को शामिल किया था। तो अब कांग्रेस क्या कह रही थी, देखिए, कांग्रेस ये कह रही थी कि तेलंगाना देना, ओके, हम तेलंगाना देंगे, अगर फिर से हम इख्तियार में है तो हम तेलंगाना को देंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया था कांग्रेस ने। और क्योंकि चन्ना रेड्डी की सदारत में भी कमेटी बना चुके थे, सब कमेटी कहा जाता, मिनिस्ट्रियल सब कमेटी,
रोशैया के सदारत में भी मिनिस्ट्रियल सब कमेटी बना चुके थे। ओके, तो इन्होंने कहा कि हमने ये काम किए, रिपोर्ट आ जाएंगी जो भी, हम तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को जब फिर से हम इख्तियार में आ जाएंगे, हम देंगे अलहदा तेलंगाना रियासत को। ऐसा कांग्रेस और खासतौर से वाईएस राजशेखर रेड्डी अपनी क्या बोलते हैं रणनीति जो कहते हैं, ओके, अपनी सियासी दाव पेच के ऐसा लगाना इन्होंने शुरू किया। और तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा सीटें सीटें जीत कर टीडीपी भी इख्तियार में आना चाह रही थी, वाईएसआर यानी कांग्रेस पार्टी भी इख्तियार में आना चाह रही थी। तो जहां पर भी वाईएसआर तेलंगाना में जहाँ जिन जिन जगह भी अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो वहीं वहां पर एक ही चीज कहते हैं, ओके, कि कांग्रेस ही तेलंगाना को देने वाली है। क्यों? क्योंकि महाकूटमी में वो पार्टी है जो मरकज में इख्तियार में आ ही नहीं सकते। प्रजा राज्य मरकज में आ सकती है क्योंकि वो स्टेट पार्टी है। ओके, बीजेपी का तो कोई चांस ही नहीं है फिर से इलेक्शन जीतने का। तो महाकूटमी अगर इख्तियार में, अगर रियासत में आ भी गई, तो सेंटर में तो हमारी पार्टी आने वाली है, क्योंकि उस वक्त हालात वैसे ही थे। तेलंगाना देना है नहीं देना है कांग्रेस के हाथ में है, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। इख्तियार में अगर कांग्रेस अगर आ गई, तो स्टेट का जो भी प्रोसेस होगा, मरकज में हम हमारी हुकूमत होगी कांग्रेस की, तो हम अलहदा तेलंगाना रियासत को देने के लिए हम ही कारबंद हो सकते। इस तरीके से इन्होंने इलेक्शन का कैंपेस में अपना दाव लगाना शुरू किया। लेकिन उसके बरक्स जब इलेक्शन हो गए थे, आंध्र, क्योंकि इसमें इलेक्शन दो फेज में होगी, बड़ी रियासत थी, तो इलेक्शन दो फेज में हुआ। पहले तेलंगाना में हुआ इलेक्शन। तेलंगाना में इलेक्शन जैसा ही हो गया, 5 बज गए थे, ओके, इलेक्शन के बैलेट्स पूरे वोटिंग का टाइम खत्म हो गया था। लेकिन कैंपेनिंग उनकी उस वक्त नंदयाल में चल रही थी, कर्नूल में। ओके, क्योंकि आंध्रा में इलेक्शन बाद में थे, सेकंड फेज में थे। तो जैसा ही नंदयाल में कैंपेनिंग कर रहे थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, सडनली इन्होंने ये कह दिया कि अगर महाकूटमी अगर इख्तियार में आ गई तो ये तेलंगाना रियासत को बना देंगे, और हैदराबाद को आंध्रा के लोगों को जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा वाईएस राजशेखर रेड्डी ने कहा था। मतलब लोगों को भड़का रहे थे कि आप कांग्रेस के फेवर में वोट डालें। मतलब 5 साल इख्तियार में रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी, तेलंगाना में इलेक्शंस हो गए, वहां पर जब गए तो अलहदा तेलंगाना सबको बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें, ताउन करें, इस तरीके से वोट तो कांग्रेस के हक में डाले, इस तरीके से तेलंगाना में कैंपेन किया। और जिस वक्त तेलंगाना में वो इलेक्शन चल रहे थे, तो क्योंकि सेकंड फेज में आंध्रा में होंगे, तो वहां पे भी कैंपेनिंग चल रही थी, यहाँ पे वोटिंग चल रही थी। यहाँ जैसा ही 5 बज गए और वोटिंग खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, तो वहां पे इनकी कैंपेनिंग चली, नंदयाल कर्नूल में इनका क्या बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग चली इलेक्शन कैंपेनिंग की। तो वहां पे सडनली इन्होंने ट्विस्ट अपना बदला, और क्योंकि अब 5 साल तक फिर तेलंगाना के वोटर से कोई काम नहीं, अपना ट्विस्ट बदला, अपनी रणनीति बदली, और कहा, क्योंकि आंध्रा के लोगों को भड़काना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर महाकूटमी यानी टीडीपी और टीआरएस की जो अलायंस है, अगर वो इख्तियार में आ गई, तो हैदराबाद को जाने के लिए आंध्रा के लोगों को पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, इस तरीके से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और आंध्रा के वोटर्स को कैसे भड़काया, और उनको कांग्रेस के फेवर में वोट डालने के हालात इन्होंने पैदा किए। बीजेपी जब कैंपेन कर रही थी, इनका वही स्लोगन था, वन वन वोट टू स्टेट्स। हालांकि काकीनाडा इंपॉर्टेंट बिट है, काकीनाडा में इनका जब 1998 में जो सालाना बीजेपी का जो मीटिंग हुई थी, वहां पे इन्होंने ये स्लोगन दिया था। वही स्लोगन को लेकर बीजेपी भी हम छोटी रियासतों के साथ हैं, बनाने के लिए हम तैयार हैं, वन वोट टू स्टेट्स, इस तरीके से बीजेपी अपना कैंपेन करी तेलंगाना में। लेकिन फाइनली सीपीआई जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम अलग छोटे रियासतों को लेकर तो हम हक में नहीं है, लेकिन तेलंगाना एक अलग मसला है, क्योंकि 1956 तेलंगाना खुद एक हैदराबाद स्टेट था। तो अब ये क्योंकि आंध्रा और मिला के बनाया गया, तेलंगाना का मसला थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम तेलंगाना को फेवर करते हैं, लेकिन छोटी रियासत के हम हक में नहीं है। क्यों? क्योंकि और भी जगह जैसा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यूपी में कुछ और, एमपी के कुछ और बड़े बड़ी जहाँ रियासत है, वहां से भी कुछ मांगे थी। खासतौर से महाराष्ट्र में विदर्भ और बुंदेलखंड, ये सब एरियाज थे जो बिहार और उस तरफ के इलाके के अलग अलग रियासत चाह रहे थे। लेकिन सीपीआई ने ये जब इलेक्शन कैंपेन जब कर रहे थे, छोटी रियासतों के हम हक में तो नहीं है, लेकिन तेलंगाना के हम हक में, क्योंकि तेलंगाना का अलग मसला है वो, क्योंकि वो मिलाकर एक रियासत बनाई गई थी। इस तरीके से सीपीआई ने भी अपना इलेक्शन कैंपेनिंग चलाया। प्रजा राज्य पार्टी तो वही सोशल तेलंगाना, सामाजिक तेलंगाना, समाजी तौर पर तेलंगाना अच्छा होना चाहिए, यानी मुत्तहदा की बात नहीं कर रहे, अलहदा तेलंगाना की बात नहीं कर रहे। ओके, बराबर। टीआरएस जब कैंपेन करी, तो उन्होंने तो एक ही बात कही कि हमारा तो एक ही एजेंडा है, अलग अलग तेलंगाना रियासत, वन एंड ओनली वन गोल, एक ही हमारा मकसद है, अलग है। इस तरीके से वो इलेक्शन काफी जोरों शोरों से चला। लेकिन टीडीपी अपनी क्या सो सियासी दांवपेच के लिए, जिस तरह की चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, इन्होंने धोखा करना शुरू कर दिया टीआरएस के साथ।
अग्रीमेंट जो हुआ था उसकी खिलाफवर्जी इन्होंने करना शुरू कर दी। जहां जहां पर चंद्रबाबू नायडू ने टीआरएस को सीटें अलॉट की थी, टीआरएस को सीटें अलॉट की थी, वहां पे अपने कैंडिडेट्स को बी फॉर्म इन्होंने देना शुरू कर दिया। यानी अपने सियासी दाव पे जब लगाना शुरू कर दिया, इलेक्शन डिसाइड हो गया, अब पूरे नॉमिनेशन का टाइम आ गया, तो अब जाके टीआरएस कांग्रेस से भी नहीं मिल सकती या किसी और कोई बड़ी पार्टी है नहीं। ओके, तो इन हालात में चंद्रबाबू ने अपना दाव पेच खेला और बी फॉर्म्स वहां पर जहां पे टीआरएस को टीडीपी अलायंस में सीटें अलॉट की गई थी, वहां पे इन्होंने अपने लोगों को बी फॉर्म यानी टीडीपी के टिकट देना शुरू कर दिए, यानी अग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी करते इस तरीके से इन्होंने कहा। और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी खड़ा होने के लिए, जहां पे टीडीपी कोड नहीं आ सकते, वहां पे इंडिपेंडेंट लोगों को खड़ा करना इन्होंने शुरू किया अपना अपना पैसा लगाकर इंडिपेंडेंट के नाम पर, ताकि वोट कट जाए और कांग्रेस और टीआरएस के इन वोटों की बंटवारे में बीच में टीडीपी के सीट को जीत के नहीं, इस तरीके से उन्होंने अपना दांवपेच खेलना शुरू कर दिया। तो और टीआरएस को हराने की क्या साजिश उन्होंने शुरू कर दी। अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या है देखिए, 16 अप्रैल 2009, ये वही बात मैंने कही थी, 16 अप्रैल 2009 को जब तेलंगाना में फर्स्ट फेज इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट यानी किन किन डिस्ट्रिक्टों में हुआ था देखिए, 10 तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा में श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में इलेक्शन हुए थे। तो 10 तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे। तो 16 अप्रैल 2009 का जब 5 बज गए, तो यहाँ पे जब इलेक्शंस खत्म हो गए, तो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की कैंपेनिंग कर्नूल में चल रही थी, क्योंकि कर्नूल में सेकंड फेज में इलेक्शन थे। तो वहां पे उन्होंने वही बात की थी, पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा हैदराबाद को अगर महाकूटमी में जीत गए थे, यानी सियासी ऑपरेशन उन्होंने खेला था, राइट, बराबर। तो फर्स्ट फेज का जब इलेक्शन हुआ तो महाकूटमी को ज्यादा वोट नहीं गिरे, लोगों ने कुछ दिलचस्पी टीआरएस टीडीपी को नहीं बताई, कांग्रेस के फेवर में ही वोट गए, बहरहाल। तो क्योंकि ये टीडीपी के जितने भी जो उन्वान थे, यानी जिस अंदाज में वो इलेक्शन कैंपेनिंग करे, पूरे क्वांटिटी कंफ्यूजन ज्यादा था। ओके, तो इस अंदाज में लोगों ने कैसो फेवर नहीं किया महाकूटमी को, चिरंजीवी अपना चरिश्मा दिखा नहीं पाए। ओके, और उनका भी कुछ नहीं चला, और बगैर वोट को बांटने में काम महाकूटमी और के वोट कट करने में क्या है सो प्रजा राज्य पार्टी सक्सेस रही, उतना ही काम प्रजा राज्य पार्टी ने किया है। आप देख सकते हैं एकेडमी की बुक ने जो लिखा, इट ओनली डिवाइडेड द वोट, चिरंजीवी की जो प्रजा राज्य पार्टी थी उसने वोट को काटने, जो वोट टीडीपी को या महाकूटमी को पड़ सकते थे पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तो वो वोट काटने में टीडीपी कामयाब। आगे हम देखेंगे 88 लाख वोट लिए थे। ओके, 88 लाख वोट प्रजा राज्य पार्टी ने लिए थे टोटल, राइट। ओके, बहरहाल इन हालात में कांग्रेस को फिर से पावर मिला, यानी कांग्रेस काफी सीटें जीत गई। टीआरएस को सिर्फ 2 एमपी सीटें हासिल हुई, एक केसीआर की खुद महबूब नगर से ही जीते थे, विजय शांति मेदक से जीती थी, बाकी के सब एमपी सीट्स या जो भी था वो हार गए थे। एमएलए सीट्स में सिर्फ 10 मिले थे। अब ये 2009 के इलेक्शन में सिर्फ 10 एमएलए और 2 एमपी के साथ ये क्या बोलते हैं मैसूर होकर, ओके, यानी कम सीटों के साथ ये रह गए। तो इलेक्शंस का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू देख रहे थे, कांग्रेस को 156 सीटें मिली, टीडीपी को 92 मिली, प्रजा राज्यम को सिर्फ 18 सीटें मिली, टीआरएस को 10, एमआईएम को 7, वो तो हमेशा फिक्स रहती, सीपीएम के 4, बीजेपी के 2, लोक सत्ता की 1, ओके, सीपीएम की 1 और इंडिपेंडेंट 3 लोग जीते थे। टोटल जो कांग्रेस को जो वोट्स आए थे यहाँ देखिए 1,53,000, और टीडीपी के जो टोटल वोट्स आए थे रियासती सतह पर, टोटल वोट्स की बात कर रहा हूँ, ओके सॉरी, 1,53,00,000 कांग्रेस को, और टीडीपी को 1,18,00,000 आए थे। अब ये देखिए प्रजा राज्य पार्टी ने 88 लाख वोटों को तोड़ा। हो सकता है कि ये वोट टीडीपी को अगर गिरते तो टीडीपी शायद इकतदार में आने के चांसेस थे। तो बहरहाल इस तरीके से वोट को काटने का काम उन्होंने किया। फाइनली टीआरएस हार गई, महाकूटमी में हार गई, यानी टीआरएस को सिर्फ 10 सीटों तक ही क्या बोलते हैं मैसूर होकर, या सिर्फ 10 सीटों के साथ ही इत्मीनान करना पड़ा अपने आप को। टीडीपी को 92 आए, वो अगर क्या बोलते हैं वो 88 लाख अगर वोट नहीं बढ़ते तो शायद टीडीपी कुछ और 150 तक इनका टैली पहुंच सकती थी एमएलए सीटिंग, बहरहाल 92 ओनली टीडीपी। तो फाइनल कंक्लूजन अगर हम देखें तो टीआरएस पार्टी ने अपना जो अलहदा तेलंगाना रियासत को के एजेंडे को लेकर ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन 2009 तक तो तेलंगाना रियासत बनाने में तो कामयाब नहीं रही। लेकिन 2001 से लेकर 2009 तक टीआरएस पार्टी जब 27 अप्रैल 2001 को जब टीआरएस पार्टी बनी, 27 अप्रैल 2001 को जब टीआरएस पार्टी बनी, बाद में वहां से लेकर 2001 से लेकर 2009 तक टीआरएस पार्टी ने जो काम किया,
पहले तो अलायंस बनाई थी कांग्रेस से 2004 के इलेक्शन में, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना को शामिल करने में टीआरएस पार्टी कामयाब रही, नंबर वन। दूसरा, 2009 में क्या सो महाकूटमी से यानी टीडीपी से अलायंस बनाकर चंद्रबाबू नायडू को जय तेलंगाना कहने पर मजबूर कर दिया था, तो उस अंदाज में भी टीआरएस पार्टी कामयाब रही 2001 से लेकर 2009 तक। और चंद्रबाबू नायडू को मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत बनना ये एक तारीखी जरूरत है, ऐसा इन्होंने कहा था, हिस्टोरिकल नेसेसिटी। ओके, तो यहाँ तक, इस हद तक तो टीआरएस पार्टी कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, नेशनल पार्टीज यानी हिंदुस्तानी सतह पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, उनको भी लेकर कई सेमिनार्स, कई मीटिंग्स किया सो तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कंडक्ट किया, और नेशनल लेवल, ओके, हिंदुस्तानी सतह पर तेलंगाना के इश्यू को, ओके, पहुंचाने के लिए क्या तो टीआरएस पार्टी कामयाब रही। इस अंदाज में टीआरएस पार्टी तो ओवरऑल अगर देखें तो टीआरएस पार्टी 2001 से लेकर 9 तक सक्सेसफुल रही, कामयाब रही, ऐसा हम कह सकते हैं। टीआरएस पार्टी का एक और कामयाबी हम देख सकते हैं, प्रणब मुखर्जी कमेटी बनाई गई थी, और अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर कंसल्टेशन का वर्क, बहरहाल इस अंदाज में भी प्रणब मुखर्जी कमेटी तो है ना, वो किसकी वजह से आई थी? टीआरएस की वजह से आई थी। मैंने कहा था दिसंबर 2004 में इन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग को मुनाफिक किया था सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में, तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को डाला था इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने। ओके, 8 जनवरी 2005 को। ओके, तो ये सब टीआरएस पार्टी का एक सक्सेस ही हम कह सकते हैं। ओके, और टीआरएस पार्टी रिजिग्नेशन देने के लिए भी पीछे नहीं हटी। रिजिग्नेशन इन्होंने दिए, और किसी तरीके से हिचकिचाहट इन्होंने महसूस नहीं की। 2 बार बाई इलेक्शंस को टीआरएस पार्टी ने फेस किया, तो उस हद तक भी कैसा, और कांग्रेस के ऊपर और यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला, और उस हद तक भी कैसे टीआरएस पार्टी कामयाब रही। हालांकि 10 सीटें ही जीती थी, वो एक अलग बात है, लेकिन 2001 से लेकर 9 तक अगर कामयाबी देखे तो टीआरएस पार्टी को एक अच्छी कामयाबी मिली। और खासतौर से सिंगरेणी वर्कर्स के प्रॉब्लम, माइनॉरिटीज के, ट्राइबल के, फ्लोराइड के प्रॉब्लम, फ्लोराइड के ऊपर पाद यात्रा की थी केसर साहब ने। ट्राइबल को लेकर पोलावरम गर्जना, वो एक प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया था वहाँ, जो पोलावरम प्रोजेक्ट की और ट्राइबल्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी। माइनॉरिटीज को लेकर इंदिरा पार्क के सामने धरना किया था। सिंगरेणी वर्कर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ हद तक टीआरएस पार्टी सक्सेस रही। ओके, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं टीआरएस पार्टी वाज सक्सेसफुल। ओके, अलहदा तेलंगाना रियासत की जरूरत हो, ओके, क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े केवल अवामी मूवमेंट, पीपुल्स मूवमेंट को बनाने में टीआरएस पार्टी कामयाब रही। एक तेलंगाना मूवमेंट को अलहदा तेलंगाना रियासत की जरूरत को और अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को एक पीपुल्स मूवमेंट बनाने में टीआरएस पार्टी ने एक अहम रोल अदा किया था। ओके, तो अब यहाँ से चैप्टर 17 शुरू हो रहा, तो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में उसको देखेंगे। ओके, तो इसके अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। तो हम चैप्टर 17 की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, सो